ओके, तो हमने अभी देखा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं कंडक्ट करने के लिए करंट को, बट अगर एक मटेरियल को आप रख दिए ऐसा का ऐसा, मान लो एक रॉड है, मान लो कंडक्टिंग रॉड है या फिर मेटल है, जनरली मेटल गुड कंडक्टर, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स अपने आप फ्लो होने लगेंगे और करंट पास होता जाएगा? नहीं, अपने आप थोड़ी होगा ऐसा। नहीं, क्यों नहीं होगा? कोई बोल सकता है सर इलेक्ट्रॉन्स मूव तो कर ही रहे होंगे कंडक्शन बैंड में, अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके पास थोड़ा तो एनर्जी होगा, तो उन लोग तो मूव कर रहे होंगे। हाँ, अगर आप देखते हो तो अगर आप कोई भी बैटरी नहीं लगाए तब भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके पास थोड़ा एनर्जी रहता ही है कंडक्शन बैंड में भी। कैसे आता है वो एनर्जी? ड्यू टू थर्मल एनर्जी। जब आप रूम टेम्परेचर में ऐसा थोड़ी है कि 0 केल्विन है, थोड़ा तो टेम्परेचर होगा ही ना। तो इस टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के पास एक थर्मल एनर्जी होती है जिससे वो मूव करते हैं, श्योर, बट वो रैंडमली मूव करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आके यहाँ पहुंच जाता है, वो ऐसा जाता है, ये ऐसा आता है, दोनों टक्कर मारते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, फिर ये ऐसा जाता है, दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐसा आता है, दोनों फिर से टक्कर मारते हैं और वापस अपने पोजीशन में आ जाते हैं। तो वो इफेक्टिवली काउंट ही नहीं होता मोशन, समझ रहे हो? मान लो एक पार्टिकल है, वो जा रहा है, थोड़ा टक्कर मार के फिर वापस आ रहा है, फिर टक्कर मार के इधर आ रहा है, फिर टक्कर मार के वापस आ रहा है, तो इफेक्टिवली वो कहीं पॉइंट ए से पॉइंट बी तक क्या मूव कर पा रहा है? नहीं, नहीं। सो अगर आप रूम टेम्परेचर में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं जैसे गैस के पार्टिकल्स मूव करते हैं, बट करंट फ्लो नहीं होता। क्यों? क्योंकि रैंडमली मूव करते हैं, रैंडमली कोलाइड करते हैं, जिससे इफेक्टिवली कोई मोशन होता ही नहीं। मान लो एक बी है, एक हनी बी है, वो आगे जा रही है, पीछे आ रही है, आगे जा रही है, पीछे आ रही है, तो कहीं भी इफेक्टिवली वो जा ही नहीं रही है, उधर की उधर ही है हमेशा। So we say there is no current without any battery. अब बैटरी फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? जब भी आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी के पास एक पोटेंशियल का डिफरेंस होता है। What is that potential difference? Let's try to understand. Okay? अगर आप सिंपल लेमैन टर्म में समझना चाहते हो बैटरी के पोटेंशियल डिफरेंस को, तो वो ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स अपने मर्जी से ऐसा स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं कर रहे हैं, रैंडमली मूव कर रहे हैं, बट वो काउंट नहीं हो रहा है। लेकिन मान लो उनको आप गाइड करना चाहते हैं कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में मूव हो जाए और एंड ए से बी तक पहुंच जाए, तो आप क्या करोगे? उनको एक पाथ दिखाओगे, है ना? कैसे? मान लो आपके पास पानी है, एक कंटेनर, ठीक है, इस पानी को आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाना है, तो कैसे पहुंचाओगे? आप क्या करोगे? एक पॉइंट को ऊपर रखोगे, दूसरे पॉइंट को नीचे रख लोगे, फिर दोनों के बीच में एक कुछ कनेक्टिंग रॉड या फिर कुछ कनेक्टिंग प्लेट लगा दोगे और पानी पोर कर दोगे। जैसे ही पानी पोर करोगे, क्या पानी ऐसे भी जाएगा अब? हाँ, यस और नो? यस, अगर मैं एक हाइट ऊपर रखा पॉइंट ए को और बी को हाइट थोड़ा नीचे रखा और पानी को पोर किया, तो क्या सारा का सारा पानी ऐसे भी चला जाएगा? यस। बट अगर मैं ए और बी को सेम हाइट पे रखता, एक प्लेट यहाँ पे ए और बी के बीच सेम हाइट पे दोनों को रख के स्प्रेड करता और यहाँ पे पानी डालता, तो नहीं, क्या पानी ऐसे भी जाएगा? नहीं। तो दोनों के बीच जब हम हाइट का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं तब पानी मूव हो रहा है। हाइट क्या होता है? हाइट एक टाइप का पोटेंशियल ही होता है ना। आप 9th में पढ़े हो, ड्यू टू हाइट देयर इज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इजंट इट? यस, तो यहाँ पे बैटरी का क्या काम क्या है? बैटरी का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। मतलब यहाँ पे ज्यादा पोटेंशियल, यहाँ पे कम पोटेंशियल, तो चार्ज क्या करेंगे? ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल मूव करेंगे। जैसे पानी ज्यादा हाइट से कम हाइट मूव करता है, वैसे जो चार्ज होते हैं वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल मूव करेंगे। ओके, सो लेट अस डिफाइन फर्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस। ये बैटरी होता तो है, बट उसको हम डेल्टा वी से रिप्रेजेंट करते हैं। व्हाट इज दिस डेल्टा वी? Delta V is potential difference. And what do we mean by potential difference? Let's define it. It is the capacity or potential of a cell या फिर बैटरी
सेल और बैटरी लगभग सेम ही होते हैं। सेल होता है एक सिंगल एलिमेंट, और अगर आप ग्रुप ऑफ सेल्स को कंबाइन कर देते हो तो उसको बोल देते हैं हम बैटरी, है ना। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ ए सेल और ए बैटरी टू ड्राइव करंट थ्रू ए कंडक्टर। तो ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस कि कितना आपका जो बैटरी है उसका कैपेसिटी है करंट को फ्लो कराने के लिए आपके कंडक्टर से, है ना। बिना इसके करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स अपने आप ए से भी नहीं जाएंगे। सेल का काम क्या है? सेल का काम है पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। सेल का ये जो बड़ा वाला डंडा होता है, द लार्जर टर्मिनल, इसको हम टर्मिनल कहते हैं। जो दोनों छोर होते हैं सेल के या फिर बैटरी के, उनको हम टर्मिनल्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि टर्मिनल मतलब एंड होता है। कभी रेलवे स्टेशन में गए हो, टर्मिनल्स देखे हो? व्हाट यू मीन बाय टर्मिनल? कुछ चीज जहां पे टर्मिनेट हो रही है। टर्मिनेट हो रही है मतलब खत्म हो रही है ना। सो दीज आर कॉल्ड द टर्मिनल्स ऑफ ए सेल, क्योंकि ये दोनों छोर होते हैं सेल के या फिर एंड होते हैं। ये एक टर्मिनल होता है, यहाँ पे दूसरा टर्मिनल होता है। सब देखे हो बैटरी? बैटरी कहाँ से कनेक्ट होता है? एक एंड से, एक फ्रंट से। तो ये जो दो टर्मिनल होते हैं, इन दोनों को यहाँ पे हम डिनोट करते हैं। एक को बड़ा करते हैं, एक को छोटा करते हैं। क्यों? क्या सिग्निफिकेंस है इसका? सिग्निफिकेंस ये है कि सिंपल, ये जो है हायर टर्मिनल होगा, ये जो है छोटा वाला लोअर टर्मिनल, सॉरी, ये जो होगा ये हायर पोटेंशियल होगा, और जो छोटा वाला टर्मिनल है वो लोअर पोटेंशियल। तो बैटरी क्या करेगा? हायर पोटेंशियल और लोअर पोटेंशियल अप्लाई करके एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। मान लो ये पॉइंट का नाम है ए और ये पॉइंट का नाम है बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जब आप लिखोगे, कैसे लिखोगे? द पोटेंशियल ऑफ द लार्जर टर्मिनल ए माइनस पोटेंशियल एट द लोअर टर्मिनल या फिर लोअर पोटेंशियल बी। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? जैसे मान लो एक टावर ऊंचा है, एच ए है, दूसरा टावर छोटा है। तो अगर आप हाइट डिफरेंस लिखोगे तो कैसे लिखोगे दोनों के बीच? डेल्टा एच, एच ए माइनस एच बी, है ना। तो यहाँ पे भी जब हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखते हैं, वी कैन राइट इट एज पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी। और ए हायर पोटेंशियल होगा क्योंकि वो लंबा वाला टर्मिनल, या फिर इसको पॉजिटिव टर्मिनल भी बोलते हैं हम, हायर पोटेंशियल या फिर पॉजिटिव टर्मिनल। ओके। और जो लोअर पोटेंशियल होता है उसको कौन सा टर्मिनल बोलते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव टर्मिनल। एक्चुअल में जरूरी नहीं है कि एक पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो। एक 5 हो सकता है, एक 2 भी हो सकता है। 5 माइनस 2 हो जाएगा 3। स्टिल देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस। क्या ये जरूरी है कि हमेशा ये पॉजिटिव हो और ये नेगेटिव हो? नो। बट हम ऐसे डिफाइन कर दिए हैं ताकि बड़ा छोटा के बदले प्लस माइनस से लोग जल्दी समझ पाते हैं कि प्लस कहाँ पे जोड़ना है और माइनस कहाँ पे जोड़ना है ना। बड़े छोटे में लोग जनरली कंफ्यूज हो जाते हैं। So we call this the positive terminal and we call this the negative terminal. Actual में क्या हो रहा है? यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल कम है। तो चार्ज होगा वो हायर पोटेंशियल से ऐसा जाना चाहेगा लोअर पोटेंशियल में। अच्छा, कोई बोल सकता है सर ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल, चार्ज ऐसा क्यों नहीं चला जा रहा है? यहाँ से ऐसे कूद के क्यों नहीं, यहाँ से क्यों नहीं जा सकता? ऐसा लंबा पाथ में क्यों जा रहा है? क्योंकि देखो ये जो है ये कंडक्टिंग पाथ है। अगर चार्ज को ट्रैवल करना है तो उसको एक कंडक्टिंग पाथ चाहिए ना। विदाउट ए कंडक्टिंग पाथ कैन इट ट्रैवल? नो। नो। ये जो बैटरी होता है, बैटरी ऐसा मान लो ये हायर पोटेंशियल है प्लस और ये लोअर पोटेंशियल माइनस। ये बैटरी के अंदर ये लिक्विड सा कुछ रहता है विच इज नॉट ए कंडक्टिंग मटेरियल। तो ऐसा डायरेक्ट वो प्लस से माइनस नहीं चला जाएगा चार्ज। वो सर्किट में जो आप मेटल वायर लगाओगे ना उसको पास करता हुआ जाएगा, बिकॉज दैट इज द कंडक्टिंग पाथ। बैटरी के अंदर लिक्विड, पेस्ट, ऐसे कुछ सॉलिड्स होते हैं which are not good conductors of electricity. So the charge will not directly flow from plus to minus like this. How will the charge flow? Charge will flow from the positive terminal through the conductor to the negative terminal.
समझ में आ रहा है सबको? yes, यस और नो? Yes, sir. किसी को कहीं पे डाउट है यहाँ पे? नहीं। एनीवन हैज एनी डाउट्स आस्क। पोटेंशियल डिफरेंस के डेफिनेशन में या कॉन्सेप्ट में किसी को प्रॉब्लम है तो पूछो जल्दी और नोट डाउन कर लो फास्ट। वो ब्लू कलर का बॉक्स क्या है? वो बॉक्स हमारा कंडक्टर है और ये रेड कलर का लाइन क्या है? वो वायर है। आपको अगर बैटरी से कोई कंडक्टर कनेक्ट करना है तो वायर यूज करोगे ना, तो वो सिंपली वायर है, रेड वाले लाइंस, और वो ब्लू वाला लाइन अपना कंडक्टर है। मान लो एक रॉड है विच इज अ कंडक्टर, या फिर एक ग्रेफाइट रॉड है दैट इज आल्सो अ कंडक्टर। लिख देता हूँ कैसे, दिस इज योर कंडक्टर। और ये रेड वाले लाइंस क्या है? ये कंडक्टिंग वायर्स। और ये जो ए बी जो है वो क्या है? ये अपना सेल है। ओके, तो जब भी डायग्राम बनाते हो लेवल इट प्रॉपर्ली। ये जो है ये अपना सेल है। और इसको हम सर्किट डायग्राम भी कहते हैं। All of you wrote? Yes, sir. yes sir, चलो आगे बढ़ते हैं फिर। तो पोटेंशियल डिफरेंस तो क्लियर हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चाहिए करंट को फ्लो कराने के लिए। कोई सोर्स चाहिए हमें जो करंट को भगा सके, जो फोर्स कर सके चार्ज को मूव करने के लिए, है ना? मान लो एक बॉल अपने आप थोड़ी, तो ऐसे ही बैटरी का काम है चार्ज के पीछे पड़ के उनको भगाना। ये जो सर आपकी बैटरी है ये पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर नहीं आ रही सर आवाज। नेटवर्क स्ट्रेंथ कभी कभी गिर जा रहा है। ओके, अब आवाज आ रही है सही से? हाँ। क्या सब सुन सकते हो मुझे? yes Yes. sir, यस बोथ ऑफ यू? Yes, sir. yes sir, तो हाँ, बैटरी का क्या काम होता है? बैटरी का काम होता है चार्जेस के पीछे पड़ के उनको भगाना ताकि वो मूव कर सके। ठीक है। कंडक्टर का काम क्या होता है? कंडक्टर का काम होता है एक पाथ प्रोवाइड करना जिसके थ्रू चार्ज मूव कर सके। तो हवा होता है, एयर लगा रहा है रास्ता ही पास फ्लो करने के लिए। आगे कंडक्टर नहीं होता तो चार्ज मूव ही नहीं कर पाता, उसके पास रास्ता ही नहीं होता जाने का। तो चाहे आप ये बैटरी लगा क्यों ना दो, अगर आगे रास्ता नहीं है तो क्या चार्ज फ्लो कर सकता है? नहीं, तो करंट हमेशा एक क्लोज्ड सर्किट में फ्लो करता है। ये पढ़े हो सब पहले से? करंट ऑलवेज फ्लोज थ्रू ए क्लोज्ड सर्किट। अगर सर्किट ओपन है तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बीच में रास्ता टूट जाएगा तो मूव ही नहीं कर पाएगा वहां से।
अच्छा, सर्किट क्या होता है? सर्किट एक ऐसा लूप होता है जिसमें इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जोड़े जाए होते हैं। जैसे बैटरी है और एक कंडक्टर है, कंडक्टर को हम बाद में रेजिस्टर बोलेंगे, अभी आगे पढ़ने वाले। तो इस केस में करंट फ्लो करेगा क्योंकि सर्किट अपना कंप्लीट है। सर्किट क्या होता है? कोई भी लूप जिसमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज होते हैं। ओके, सर्किट को डिफाइन करना है या सबको समझ में आता है व्हाट इज अ सर्किट? सर आता है। बट अगर मैं इस सर्किट को ओपन कर दिया यहाँ से ऐसा, तो क्या यहाँ पे करंट फ्लो करेगा? नहीं। नो, क्योंकि वहां से टूट गया, चार्ज मूव नहीं कर पाए। ओके, तो रुक जाएंगे, चार्ज मूव नहीं होगा। क्लियर? क्यों? अभी देखते हैं व्हाट इज अ रेजिस्टर। रेजिस्टर कैन बी एनी कंडक्टर। ओके, फिर इसको रेजिस्टर क्यों बोलते हैं? अगर ये कंडक्ट कर रहा है तो फिर रेजिस्टर क्यों नाम है इसका? रेजिस्टर इसलिए नाम है कि जो भी कंडक्टर है, चाहे जैसा भी कंडक्टर हो, उससे इलेक्ट्रॉन्स जरूर फ्लो होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि रेजिस्टेंस नहीं आता है कुछ। रेजिस्टेंस मतलब जैसे आप मान लो दौड़ रहे हो जमीन पे, मान लो आपके पास रास्ता है दौड़ने का, आप दौड़ रहे हो रास्ते पे, लेकिन क्या आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है जमीन से? इवन इफ यू आर रनिंग ऑन अ ट्रैक, द ट्रैक इज ऑफरिंग फ्रिक्शन और द ट्रैक इज रेजिस्टिंग यू बाय ऑफरिंग फ्रिक्शन, है ना? तो जैसे ही ये जो चार्जेस है ये कंडक्टर में फ्लो होना चाहेंगे, देयर विल बी अ रेजिस्टेंस। अच्छा, ये रेजिस्टेंस क्यों आ रहा है, कहां से आ रहा है? देखो, पहले तो इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं तो आपस में कोलिजन भी होते हैं। आपस में उनके कोलिजन होने के कारण क्या होता है? इफेक्टिवली वो एक दूसरे को हिंडर करते हैं आगे बढ़ने से। देयर इज हिंड्रेंस ड्यू टू कोलिजन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, और उस हिंड्रेंस से रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो इसको आप ऐसे देख सकते हो, मान लो एक गली है, मान लो आपके स्कूल का लेन है, ठीक है, छुट्टी हो गई, सब बच्चे निकले और एक तो जब सब भागेंगे, सिंस की होगा चाह रहे हैं सब परफेक्टली अलाइन होके भागेंगे, ऐसा तो सबको ए से भी जाना है, बट कोई ऐसा भाग रहा होगा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, कोई ऐसा, थोड़ा सा तो अलाइनमेंट में डिफरेंस रहेगा, है ना? तो क्या होगा उससे? एक आपस में एक दूसरे से रेजिस्टेंस या फिर हिंड्रेंस क्रिएट होने से सबकी स्पीड घट जाती है। अगर मान लो खुला रास्ता है और आपको भागना है, या फिर बहुत सारे लोग हैं और आपको भागना है, तो किसमें आप फ्रीली भाग सकते हो? खुले रास्ते खुले में, या फिर रास्ते जब में। बहुत सारे लोग हैं? खुले रास्ते में। क्यों? क्योंकि वहां पे दूसरे लोग नहीं है आपको हिंड्रेंस प्रोवाइड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे जब बहुत सारे लोग हैं तो आपस में वो एक दूसरे को हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे इफेक्टिवली वो स्लो हो जाते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स में भी ऐसा ही होता है, सिंस इलेक्ट्रॉन्स परफेक्टली अलाइन नहीं होते। क्यों परफेक्टली अलाइन नहीं होते? क्योंकि ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस तो उनको गाइड कर रहा है यहाँ से यहाँ जाने में, लेकिन टेम्परेचर की वजह से भी उनके पास एक एनर्जी होती है ना, थर्मल एनर्जी जिसको कहते हैं। सो ड्यू टू दैट थर्मल एनर्जी उनके पास एक कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का, जिससे वो इधर उधर मूव करना चाह रहे होंगे। ठीक है, सेल तो उनको इस डायरेक्शन में धकेल रहा है, इस डायरेक्शन में मान लो भगा रहा है, वो ठीक है, लेकिन टेम्परेचर की वजह से एक रैंडम मोशन का भी कंपोनेंट होगा। उस रैंडम मोशन के कंपोनेंट से इलेक्ट्रॉन्स में कोलिजन स्टिल होंगे, घट जाएंगे बट स्टिल होंगे। समझ रहे हो? अगर सेल नहीं होता तब प्योरली कोलिजन नहीं हो रहा होता। थर्मल एनर्जी होती है जिससे थोड़ा सा डिविएट होते हैं वो उस पाथ से। क्या सबको समझ में आ रहा है ये पॉइंट? यस और नो? सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ, क्लियर नहीं है? क्लियर नहीं समझ में आ रहा है? ओके, नो सर, आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। हाँ वही, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। अच्छा, पूरा
पूरा टाइम क्लियर नहीं आ रहा है या कभी 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 ऐसा हो रहा है? कभी बीच बीच में। चलो वाईफाई चेंज कर दो। सो ड्यूटी टक्कर तो मारेंगे ही, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, सब सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। सबको स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। तो इलेक्ट्रॉन्स हालांकि मूव कर रहे हैं अब ए से बी, बट स्टिल वो परफेक्टली अलाइन होके नहीं मूव कर रहे हैं ड्यू टू देयर थर्मल एनर्जी, और एक दूसरे को थोड़ा सा हिंडर कर रहे हैं। सो रेजिस्टेंस कहां से आता है? रेजिस्टेंस आता है ड्यू टू द हिंड्रेंस, और एक हिंड्रेंस भी आता है, कंडक्ट थोड़ा सा रहता है। क्या है वो? द इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियस। अगर कोई भी एटम देखोगे आप, एटम का न्यूक्लियस भी होगा ना यहाँ पे, तो न्यूक्लियस भी थोड़ा सा उनको खींचेगा। हालांकि कंडक्शन बैंड में उसको हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, काफी कम रहता है, 0 रहता है।
तो मेन रीजन क्या है रेजिस्टेंस का? रेजिस्टेंस का मेन रीजन होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो आपस में एक दूसरे को हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसके वजह से इफेक्टिवली वो स्लो मूव करते हैं, जिससे करंट का अमाउंट घट जाता है। ओके, करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर चार्ज धीरे मूव करेंगे तो क्या मैं बोल सकता हूँ करंट भी कम होगा? यस और नो? Yes. So what is a resistor? Resistor is any material that offers resistance. अब रेजिस्टेंस को अच्छे से डिफाइन करेंगे। Any material that offers resistance is a resistor. Okay. अच्छा, ये रेजिस्टेंस क्या होता है? चलो रेजिस्टेंस को डिफाइन कर लेते हैं। The property of any material to resist the flow of current. जब करंट फ्लो होता है, इलेक्ट्रॉन्स जो हिंड्रेंस फेस करते हैं, उसके वजह से क्या होता है? उसके वजह से करंट फ्लो घट जाता है। इसलिए हम बोल देते हैं कि जो मटेरियल है वो रेजिस्ट कर रहा है द फ्लो ऑफ करंट, एंड thus we call this property as resistance. क्यों होता है ये? It occurs due to electrons, due to free electrons hindering each other's path. चीज जो को हम क्या, कोई भी चीज है उसको हम रेजिस्टर बोल सकते हैं। Note it down fast. ओके, सबने लिख लिया? Yes, sir. अभी आवाज क्लियर आ रही है या अभी भी रुक रही है? सर एक बार बीच में रुकी थी पर अभी सही है। सो अभी हम तीनों एलिमेंट्स पढ़ लिए। कौन कौन से तीन एलिमेंट्स? पहले तो करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटी ऑफ ए सेल टू ड्राइव करंट, उसके बाद रेजिस्टेंस। तो ये तीन क्वांटिटी पढ़ने के बाद हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ रिलेट करता है ये तीनों टर्म्स को। ओम्स लॉ ये बताता है कि द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी, जो पोटेंशियल का डिफरेंस होता है किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस, is proportional to the current flowing through it. To the current flowing where? To the current flowing through it. उसके अंदर से जितना करंट जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस उस करंट को प्रोपोर्शनल होता है। So delta V is proportional to the current flowing through the resistance. अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो जो कांस्टेंट आएगा उसको हम बोल देते हैं रेजिस्टेंस। अच्छा, उसको रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि क्या मैं बोल सकता हूँ फॉर ए कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, मान लो एक बैटरी का आप पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट लिए, उस 30 वोल्ट में अगर ये कांस्टेंट आपका ज्यादा हुआ तो करंट कम होगा, यस और नो? मान लो आपके पास एक 30 वोल्ट का बैटरी है, ओके, उससे आपको ज्यादा करंट लेना, तो आप ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू अगर बढ़ाओगे करंट बढ़ेगा या घटेगा?
यस, मान लो आर आई इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट अप्लाई कर रहे हो आप 30 वोल्ट का, तो अगर आपको करंट को बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस को क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। दिख रहा है क्लियरली? कम करना पड़ेगा, ये चीज को घटाना पड़ रहा है, तो इसीलिए हम इसको रेजिस्टेंस ये कम होने से कट ऑफ मटेरियल टू रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। तो अगर रेजिस्टेंस ज्यादा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ करंट कम होगा? यस, यस एंड वो हो रहा है, यहाँ पे भी वही डेफिनेशन था, रेजिस्टेंस करंट को कम कर रहा है ना, तो रेजिस्टेंस जितना बढ़ रहा है करंट उतना कम हो रहा है। तो ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आता है, वी कॉल दिस द रेजिस्टेंस। ये एक्चुअली एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, लेकिन हम बाकी ये जो कांस्टेंट है इसका वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतना करंट कम होगा, सो वी कॉल दिस रेजिस्टेंस। इसका वैल्यू जितना कम होगा उतना करंट ज्यादा होगा, बोल देंगे रेजिस्टेंस उतना करंट ज्यादा होगा। क्या ये डेफिनेशन सही है? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी is called resistance. Why? Since current increases as resistance decreases. हाँ, इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। ओम्स लॉ आगे और एलाबोरेट करेंगे ओम्स लॉ को, पूछो। यस, एनी डाउट्स? नो वन? किसी को भी डाउट नहीं है? No, sir. Okay, all of you wrote? और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, क्या ये वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट पे डिपेंड करेगा? अगर आप करंट बढ़ाए तो क्या रेजिस्टेंस बढ़ेगा या घटेगा? No, घटेगा। sir. नहीं करेगा। नहीं, by its very definition, what is it? It is the constant of proportionality. आप बोल सकते हो, कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे, देखो रेजिस्टेंस को मैं लिख रहा हूँ पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, तो करंट बढ़ाया तो पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस घटता हुआ दिख रहा है, क्या ये ट्रू है? No, No, sir. no, constant है। no. क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि अगर आप करंट बढ़ाए तो क्या मैं बोलूंगा पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा? यस और नो? अगर आप करंट बढ़ाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू करंट। ये मान लो पहले 2 था और ये 3 था, इसको अगर आप 3 से 6 कर दिए तो ये 2 से 4 हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ेगा, दोनों बढ़ेगा। तो जब दो चीज बढ़ेंगे उन दोनों का जो रेशियो आएगा वो कांस्टेंट हो जाएगा, समझ रहे हो? बाय वेरी डेफिनेशन दिस इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल को हटाते हैं एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं एंड ये कांस्टेंट होता है, ये इस पे या फिर इस पे डिपेंड नहीं करता, ये अलग चीजों पे डिपेंड कर सकता है। कैसे चीजों? जैसे टेम्परेचर, जो कि इस इक्वेशन में नहीं है, ठीक है, बाहर की चीजों पे वो डिपेंड कर सकता है, जैसे कि टेम्परेचर या फिर मीडियम, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस और करंट पे वो डिपेंड नहीं करेगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? इसमें किसी को डाउट है तो पूछो। एनी डाउट्स इन दिस? यस और नो? नो सर, नो। So resistance depends on what? Resistance only depends on the nature of material. जो मटेरियल से करंट पास हो रहा है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा कि उसमें कितना रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है, एंड टेम्परेचर,
टेम्परेचर पे भी डिपेंड करेगा, कैसे वो आगे हम देखने वाले हैं। ओके, आगे नेक्स्ट पॉइंट, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब टेम्परेचर बढ़ेगा क्या होगा रेजिस्टेंस को, कोई बता सकता है क्या? बाय लॉजिक रेजिस्टेंस क्यों आता है? फर्स्ट माय क्वेश्चन इज आर इज इंक्रीजिंग। ओके, फाइन, करेक्ट। क्यों हो रहा है ऐसा, देखते हैं। तो जब, हाँ बोलो। तो क्योंकि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो फिर इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो ज्यादा हिंडर करेंगे। ओके, या करेक्ट। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ थर्मल बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की? जो टेम्परेचर की वजह से एक एनर्जी होती है, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो एनर्जी बढ़ जाती है ना? कैसे पता टेम्परेचर बढ़ाने से एनर्जी बढ़ जाती है? हीट करोगे, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या आपको दिखता है कि पार्टिकल्स फास्ट मूव करने लगते हैं? यस और नो? सेम अप्लाइज फॉर इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो पोजेस थर्मल एनर्जी। अगर उनका टेम्परेचर आप बढ़ाए तो उनके पास ज्यादा एनर्जी होगी। जैसे ही ज्यादा एनर्जी होगी वो आपस में और ज्यादा मूव करके कोलाइड करना चाहेंगे, हिंड्रेंस बढ़ जाएगा। ओके, जैसे ही हिंड्रेंस बढ़ेगा तो जो रेजिस्टेंस होगा वो बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली वो और कम चल पाएंगे अब, है ना? अगेन आई रिपीट, मान लो आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम मोशन बढ़ जाएगा। रैंडम मोशन बढ़ने से एक्चुअल मोशन घट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये रैंडमली जाने का टेंडेंसी बढ़ जाता है इनका, तो एक्चुअल जो ए से बी जाना होता है वहां जाने का टेंडेंसी घट जाएगा। ठीक है, मान लो किसी बंदे को गुस्सा आ गया, तो गुस्सा आके क्या करता है, वो तोड़फोड़ करता है, तो उसके एनर्जी को चैनलाइज कम करता है, तोड़फोड़ में वो वेस्ट करता है ज्यादा एनर्जी, वर्क कम करता है, फिर काम कम करता है। अगर आप पीसफुल हो तो काम ज्यादा अच्छे से कर सकते हो, है ना? ऐसे इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा गर्मी बढ़ा दिए तो इनका दिमाग खराब हो जाता है, ये इधर उधर मूव करते हैं और ए से बी उतना इफेक्टिवली नहीं जा पाते। सो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस thermal energy of electron resistance also increases increasing the resistance of a conductor। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बढ़ता है, बट ये सबके लिए ट्रू नहीं है। सबके लिए मतलब कंडक्टर के लिए हाँ ट्रू है। सेमीकंडक्टर पे आ जाओ, सेमीकंडक्टर का डेफिनेशन क्या लिखे थे हम? इट हैज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स एट रूम टेम्परेचर बट पोजेस सम फ्री इलेक्ट्रॉन एट हायर टेम्परेचर। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ाए तो क्या मैं बोल सकता हूँ सेमीकंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन भी बढ़ेंगे? यस और नो? सेमीकंडक्टर में जो कंडक्शन बैंड होता है ना, पहले वो खाली होता है, यहाँ पे बहुत कम, ना के बराबर इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या होगा ना, ज्यादा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जंप करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ गई। तो जो कंडक्शन रीजन है इसमें इलेक्ट्रॉन्स अपने शेल छोड़ के कूदने लगेंगे। जो आउटरमोस्ट शेल होता है वहां से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड पे आ जाएंगे। तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ जाएगी और संख्या बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। पहले 2 इलेक्ट्रॉन मान लो मूव कर पा रहे थे, अभी 10 इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे, क्या करंट बढ़ेगा? यस और नो? ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स आने से क्या करंट बढ़ता है? हाँ। यस। तो सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस घटता है। क्यों? क्योंकि करंट फ्लो बढ़ जाता है। कंडक्टर में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि कंडक्टर में कंडक्शन बैंड में पहले ही बहुत सारे इलेक्ट्रॉन भर के रहते हैं, भरे हुए रहते हैं। तो जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओ आपस में वो ज्यादा एक दूसरे को हिंड्रेंस प्रोवाइड करते हैं, जिससे करंट घट जाता है। बट सेमीकंडक्टर में उतने नहीं होते, रूम टेम्परेचर में नहीं होते कुछ। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे इलेक्ट्रॉन बढ़ने लगेंगे। तो कंपेयर टू रूम टेम्परेचर जहां पे 0 इलेक्ट्रॉन थे, हायर टेम्परेचर में क्या होगा?
some amount of electrons will come, due to which current will flow. So in semiconductors, what happens? But in semiconductors, resistance decreases. करंट बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से, तो रेजिस्टेंस इसका मतलब क्या हो रहा है? रेजिस्टेंस घट रहा है। समझ में आ रहा है क्यों घट रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, जीरो से, जीरो थे पहले, अभी 5-10 तो आएंगे, तो थोड़ा तो करंट फ्लो करेगा, इसका मतलब रेजिस्टेंस घटेगा। समझे? रेजिस्टेंस डिक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। Okay, these 2 points are importance टेम्परेचर पे ऐसे डिपेंड करता है। ये वाला जो सेमीकंडक्टर वाला पॉइंट है ना, ये ऑप्शनल है, ये आपके सिलेबस में है नहीं। हम आपके सिलेबस में ओनली कंडक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, वी डोंट रीड अबाउट सेमीकंडक्टर्स। तीसरा पॉइंट, रेजिस्टेंस किस और चीजों पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस आल्सो डिपेंड्स ऑन, अच्छा वो तो लिख दिया, नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। अच्छा, नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है? एक मटेरियल लेते हो तो इसका किस किस चीजों पे डिपेंड करता है? रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द मटेरियल एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द मटेरियल। वो कैसे होता है? दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन। मान लो आपके पास एक लंबा सड़क है, मान लो आपके पास एक छोटा सड़क है, किसको क्रॉस करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा आपको? लंबा। यस, बोथ ऑफ यू, लंबा वाला। तो इसमें ज्यादा टाइम लग रहा है, अगर ज्यादा टाइम लगेगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ करंट घट जाएगा? टाइम बढ़ने से क्या मैं बोल सकता हूँ करंट घट जाएगा? यस और नो? सबको दिख रहा है? जितना ज्यादा टाइम लेगा चार्ज, Q/T, T बढ़ने से करंट घटेगा, स्लो हो जा रहा है चार्ज। तो जितना ज्यादा लेंथ, क्या मैं बोल सकता हूँ उतना कम करंट होगा। तो करंट के घटने से क्या मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा? यस और नो? यस। फिर से बताता हूँ, अगर आप लेंथ बड़ा किए तो लेंथ के बढ़ाने से टाइम ज्यादा लग रहा है, जैसे ही ज्यादा टाइम लगेगा करंट तो बढ़ जा रहा करंट है, कम होगा। और करंट बढ़ने से रेजिस्टेंस, सॉरी करंट कम हो रहा है, सॉरी टाइम बढ़ने से करंट कम हो रहा है, जिससे कि रेजिस्टेंस बढ़ जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम बोलते हैं जब भी करंट बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, तो उल्टा भी ट्रू है, करंट घटने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा, है ना? तो अगर आप लेंथ बढ़ाए तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया, तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ? यस और नो? यस। एरिया पे आ जाते हैं। मान लो आपके पास एक ऐसा सड़क है जिसका एरिया इतना छोटा है, यहाँ से 10 लोग भाग रहे हैं। मान लो अभी सड़क का एरिया बढ़ गया, अभी सेम 10 लोग यही ये चौड़े वाले सड़क से भाग रहे हैं, तो कहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा? चौड़ी सड़क पे या पतली सड़क पे? चौड़ी। यहाँ पे हिंड्रेंस कम होगा, है ना? तो हिंड्रेंस कम होगा तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस भी कम होगा? यस। यस और नो? तो जितना ज्यादा एरिया, एरिया क्या किया हम? एरिया इंक्रीज किए, एरिया इंक्रीज करने से हिंड्रेंस घटा, जिससे रेजिस्टेंस घटा, तो क्या मैं बोल सकता हूँ रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया? यस बोल सकते। बोल सकते हैं। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। सो अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे तो फिर से एक कांस्टेंट आएगा, है ना? प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो एक और कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोल देंगे रेजिस्टिविटी। ओके, अच्छा ये रेजिस्टिविटी किस चीज पे डिपेंड करेगा? ये क्या है रेजिस्टिविटी? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल या फिर ऑफ द एलिमेंट। मान लो आपका जो कंडक्टर है वो मेटल का है, मान लो मेटल में एल्यूमिनियम का है या फिर कॉपर का है या फिर जिंक का है, तो अलग अलग एलिमेंट्स का रेजिस्टिविटी
ये जो कांस्टेंट है ये अलग अलग आएगा। ये कौन, चाहे आप 10 मीटर आयरन लो या 100 मीटर आयरन लो, क्या उसका रेजिस्टिविटी चेंज होगा? नो, रेजिस्टिविटी उसका सेम ही रहेगा। सिमिलरली चाहे आप 10 मीटर स्क्वायर एरिया का आयरन रॉड लो या फिर 100 मीटर स्क्वायर एरिया का आयरन रॉड लो, क्या उसका रेजिस्टिविटी चेंज होगा? नो, रेजिस्टिविटी उतना ही रहेगा। एक एलिमेंट का रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर आप आयरन से रॉड को कॉपर बना दिए तब क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगा? यस ऐसा नो? यस। तो रेजिस्टेंस हम देखें पर डिपेंड करता है क्या? किस पे डिपेंड करता है? टेम्परेचर पे। यस, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा ही करेगा। टेम्परेचर पे हर चीज डिपेंड करता है। एक्चुअली लेंथ भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, एरिया भी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, हर चीज टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। जब आप देखिए कभी अगर हीट करते हो तो कोई चीज फैल जाता है, यस और नो? यस लेंथ बढ़ जाता है, एरिया भी बढ़ जाता है। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स एक्सपैंड और इंक्रीज विथ टेम्परेचर। वो रिलेशन तो हमेशा है, बट उसको अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, वो बस थोड़ा थ्योरेटिकल है। वो थ्योरेटिकल है, उसको हम मैथमेटिकली नहीं लिखेंगे कि कैसे बढ़ेगा। हाँ बोलो। सर रेजिस्टिविटी के सिंबल को क्या बोलते हैं, मतलब नेम? इस सिंबल को क्या? यस सर। दिस इज कॉल्ड रो। दिस सिंबल which is resistivity is called rho, rho। इसको प्रोनाउंस हम रो करते हैं। दिस इज कॉल्ड resistivity। what is resistivity? चलो resistivity डिफाइन करते हैं। it is the resistance per unit length of unit area of a material। तो कोई भी मटेरियल लोगे उसका 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का जो रेजिस्टेंस होता है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलते हैं। कैसे पता? अगर मैं लेंथ और एरिया को 1 ले लिया, L 1 ले लिया, एरिया को भी 1 ले लिया, तो क्या रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रेजिस्टिविटी आ जाएगा? यस और नो? यस और नो? यस सर। यस, दिख रहा है सबको? सो व्हेन we say resistivity is actually the resistance per unit length of unit area of a material। तो 1 मीटर लेंथ और 1 मीटर स्क्वायर एरिया का अगर आप मटेरियल लोगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम रेजिस्टिविटी बोलेंगे। इससे ये प्रूव होता है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। कैसे? क्योंकि हम डिफाइन ही कर रहे हैं 1 मीटर लेंथ के लिए, तो अगर आप 100 मीटर लेंथ ले रहे हो तब भी रेजिस्टिविटी तो 1 मीटर लेंथ से ही कैलकुलेट होगी ना। रेजिस्टिविटी आएगा रेजिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट लेंथ। तो 100 मीटर लो, 1000 मीटर लो, क्या रेजिस्टिविटी चेंज होगा? ओम? नो। नो। क्यों? क्योंकि ये डिफाइंड है पर यूनिट लेंथ। कैसे डिफाइंड है? लेंथ को 1 लेने से और एरिया को 1 लेने से रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इक्वल आ रहे हैं। और यहाँ पे हमने पढ़ा भी, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, इट डजंट डिपेंड ऑन लेंथ एंड एरिया। ओके, तो ये पॉइंट को सब लिख लो। ओके, नोट इट डाउन क्विक। कहां से लिखना है आपको? रेजिस्टेंस ओनली डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड टेम्परेचर। ये पॉइंट सबने लिख लिया? यस सर। ओम? हाँ सर सर, पूरा लिख पूरा लिख लिया? ओके, ओके। ओम, तुमने लिखा हाँ सर। पूरा या आधा लिखा है? कंप्लीटली खत्म हो गया क्या? हो गया। हाँ हो गया सर। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर लिखना चाहते हो तो लिखते रहो, बट क्लियरली लिखो हर चीज को। तो हमने देखा कि रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है। आज रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, एंड और एक चीज पे भी डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज रेजिस्टिविटी।
आप एल्यूमिनियम का रेजिस्टेंस लोगे और सेम लेंथ सेम एरिया का कॉपर वाला वायर लोगे तो दोनों का रेजिस्टेंस में फर्क तो आएगा, है ना? तो उस फर्क को कौन रिप्रेजेंट करता है? दैट डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय रेजिस्टिविटी। क्लियर? क्या सबको समझ में आया? रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस, लेंथ, एरिया, ये सब का रिलेशन, यस और नो? यस। ओके, तो नेक्स्ट क्लास हम ओम्स लॉ पे आगे जाएंगे और थोड़े न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अभी हमारे पास दो इक्वेशन है। कौन से दो इक्वेशन है? डेल्टा V इज इक्वल टू आई आर एंड रेजिस्टेंस इज रो एल बाय ए। ये दोनों इक्वेशन को आज हम फिजिकल सिग्निफिकेंस को थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़े। नेक्स्ट क्लास न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे इन दोनों इक्वेशंस पे। फाइन फाइन देन फिजिक्स क्लास आज का हो गया। विल कंटिन्यू टू केमिस्ट्री। ओके, सो यू कैन जस्ट टेक अ ब्रेक बट स्टे कनेक्टेड। जो केमिस्ट्री सर है वो अभी जस्ट कनेक्ट हो रहे हैं, सो टेक योर टाइम। थैंक यू ऑल।